वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51 से अप टू 70। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमने इसमें इस वीडियो सीरीज में शेयर किए हैं एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 1000 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके साथ बहुत कुछ एडिशनल फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और ये सीरीज़ मेजरली ये इम्पॉर्टेंट है JK SSB के एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमें डोगरा रूल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है? महाराजा गुलाब सिंह बिकेम द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट सही है। फिर हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846। ये भी सही है। गुलाब सिंह परचेज्ड कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये भी सही है। नेक्स्ट इज महाराजा हरी सिंह द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की अगर हम बात करेंगे तो इससे फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनास्टी होती है जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पे जो ये डायनास्टी है इसको फाउंड किया था गुलाब सिंह ने, तो इसलिए इसको फर्स्ट डोगरा रूलर कहा जाता है। और ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? ये 16 मार्च 1846 में साइन की गई थी बिटवीन द गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन गुलाब सिंह को उस टाइम ही वाज द राजा ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू। तो फिर ये डायनास्टी 1846 से रूल करते हैं कहाँ तक? 1952 में, ऑलमोस्ट ए सेंचुरी प्लस। ठीक है, राइट। लेकिन कश्मीर को इस ट्रीटी के तहत गुलाब सिंह को मिला था 75 लाख नानकशाही रुपीज़ के बदले, तो इसलिए इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह जो है इसने कश्मीर को खरीदा था अंग्रेज लोगों से। कितने पैसों में? 75 लाख रुपीज़ में। ठीक है, राइट। तो लास्ट रूलर जो इस डायनास्टी का था डेट वाज द महाराजा हरी सिंह, और इसी ने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है इंडिया के साथ ऑन 26 अक्टूबर 1947 में। तो फिर का जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया ये बना है एंड वी जॉइंड विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ आया? चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल कॉलेज। देखो परेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके इलेक्टोरल कॉलेज, डेट मीन्स कि कौन कौन वोट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में स्टेटमेंट्स है। पहले स्टेटमेंट्स देन आंसर। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो ये जो प्रेसिडेंट है इसको इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से बंदे आते हैं? फर्स्ट थिंग ये समझो। देखो सपोज करो क्या हमें प्रेसिडेंट एक्स है, इसके लिए वोटिंग हुई है, और वोटिंग कौन कौन से लोग करेंगे? जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। डेट मीन्स के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके मेंबर्स वोट करेंगे। और दिल्ली में जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी वोट करेंगे। ठीक है, डेट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये गलत है क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये भी सही है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल नंबर 53 जो है उसका सब 2 जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, राइट। अब यहाँ जो ये फैक्ट्स हैं इनको देखेंगे। देखो इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई आर्टिकल नंबर 54 में, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये आपको याद रखना है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं कर पाएंगे, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट। आर्टिकल 52 सब 2 53 सब 2 जो है ये एस्टैब्लिश कर रहा है प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट
आंसर। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। वीडियोस को शेयर करते हो या नहीं, सच बताओ, करते हो? मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में है? झेलम रिवर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? वेरीनाग स्प्रिंग से। इट फ्लोज थ्रू द वुलर लेक। फिर ये कहाँ से फ्लो करता है? वुलर लेक के थ्रू ये फ्लो करता है। इट एंटर्स पाकिस्तान थ्रू द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बताऊंगा ये क्यों गलत है, ठीक है। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो ये निकलता है कहाँ से? वेरीनाग स्प्रिंग से। और ये वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वुलर लेक कहाँ पे है? बांडीपोरा में। बांडीपोरा में ये लोकेटेड है। डेट मीन्स के बांडीपोरा को क्रॉस करने के बाद ये क्रॉस करता है ओरी जॉर्ज को, फिर ये कहाँ पे? पाकिस्तान में हो जाता है एंटर, और वहीं पे ये रिवर इंडस के साथ ज्वाइन होता है। तो बारामूला में ये पाकिस्तान के, इट एंटर्स पाकिस्तान थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये जो रिवर है ये एसोसिएटेड है विद द जम्मू एंड कश्मीर, तो इसके अलावा जितने भी चीज़ें इसके साथ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि इसके बहुत सारे नेम्स है। यहाँ पे देखो कि एंशियंट में कुछ लोग इसको वितास्ता भी बोलते थे। मेनली कौन लोग? संस्कृत लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं। ग्रीक लोग इसको हाइडस्पस कहते थे, और लोकल जो है इसको अभी भी व्यथ कहा जाता है, व्यथ कहा जाता है। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे 725 किलोमीटर्स इसकी जो लेंथ है। और इस पे जम्मू एंड कश्मीर का ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? मोहरा है। और इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी के टाइम पे इसको बनाया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। हमें क्या बताना है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो पहले इनको देखेंगे, ठीक है। इट बिगेन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च से ये शुरू हुई है, और इसको हम साल्ट मार्च भी कहते हैं। डांडी मार्च और CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इट स्टार्टेड इन 1930, ये भी सही है। साल्ट लॉज वर ओपनली वायलेटेड। देखो क्या हुआ था, इंडिया जो था यहाँ के लोगों के पास ये राइट था कि आप साल्ट बना सकते हो, लेकिन फिर ब्रिटिश लोगों ने इस पर क्या प्रोहिबिशन किया है, तो फिर गांधी जी ने इस साल्ट लॉ को ओपनली वायलेट किया, तो ये भी सही है। इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो नहीं, 1930 में हमने इसको लॉन्च किया है, लेकिन इंडिपेंडेंस 1947 में हुई थी। दैट मीन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आ जाओ, डांडी मार्च जिसको हम CDM के नाम से भी जानते हैं और साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, ये स्टार्ट होता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। ऑलमोस्ट 24 डेज का ये सफ़र था। और स्टार्ट ही कहाँ से होता है? साबरमती आश्रम से कहाँ तक? डांडी तक। और फिर गांधी जी वहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रोक द साल्ट लॉ, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गांधी जी के साथ कितने लोग थे? कौन कौन से लोग उसके साथ थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो गांधी जी के साथ 78 पर्सन्स थे प्लस गांधी जी, डेट मीन्स टोटल कितने थे? 79। और इन 79 में एक वुमेन भी थी, डेट वाज द सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जिसको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। नाइट एंगल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। देखो ये CDM मूवमेंट यहाँ पे चली, ठीक है। तो अब ब्रिटिश लोग क्या करना चाहते थे? इस मूवमेंट को क्या सप्रेस करना चाहते हैं, तो इसलिए इस मूवमेंट को बंद करने के लिए एक पैक्ट किया जाता है, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट भी इसको कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट जो कब साइन हुआ था? 1931 में। और इस पैक्ट में गांधी जी की भी कुछ डिमांड्स थी और इरविन की भी कुछ डिमांड्स थी। बहुत सारी डिमांड, मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करूँगा। इरविन की डिमांड क्या थी कि आप जो है पहले CDM को क्या क्लोज करो, इसको बंद करो। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि INC को जो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में चल रही है उनमें पार्टिसिपेट करना है। ये मेजर 2 डिमांड्स थी इरविन के। गांधी जी भी कुछ डिमांड्स थे, जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको क्या आप रिलीज करो, और हमें साल्ट पे जो ये टैक्सेशन वगैरह है इन चीज़ों को हटाओ। तो होता है इनके बीच में ये पैक्ट, तो CDM को बंद किया जाता है। और फिर कांग्रेस
कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन बंदा कौन जाता है? गांधी जी। फिर वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में भी कुछ वायलेशंस होती है, कोई फिर उनके बीच में भी गांधी अंबेडकर पैक्ट होता है, तो वो फिर बहुत बड़ा ये इशू हो जाएगा, तो फिर हम ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के रिलेटेड जितने जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखने हैं। और ये जो यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी लंदन में, वहाँ पे क्या किया जाता था? बेसिकली 1928 आपने पढ़ा होगा कि एक कमीशन यहाँ पे आता है, साइमन कमीशन, और उस कमीशन ने अपना रिपोर्ट बनाया था, तो इसी रिपोर्ट को वहाँ पे डिस्कस किया गया था। ठीक है, बेसिकली इट वाज अबाउट द डायरकी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट था जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द होकेसर वेटलैंड, जो कहाँ पे है? श्रीनगर में। ये एक क्या वेटलैंड है, और इसको डिक्लेयर किया गया है वेटलैंड साइट। बताओ कब? रामसर साइट, नॉट वेटलैंड साइट, रामसर साइट। कब? बताओ। 2005 में। यहाँ याद रख लेना, ऐसी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। पहले देखते हैं, इट इज़ लोकेटेड नियर श्रीनगर, डेफिनेटली ये 100% सही है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, और यहाँ पे बहुत सारे एरियाज से क्या विंटर के टाइम पे बर्ड्स आते हैं। सपोज साइबेरिया से, चाइना से, सेंट्रल एशिया से, यहाँ पे क्या बर्ड्स आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही। इट इज़ ए रामसर साइट, इसको डिक्लेयर किया गया था 2005 में। इट इज़ एन मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम ये नहीं है, बेसिकली ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, नॉट मैरीन, ऑफन नेम्ड एज, इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स के नाम से भी हम जानते हैं, इसको ये कहा गया है। और रामसर साइट का स्टेटस इसको 2005 में मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस पे विंटर के टाइम पे बर्ड्स वगैरह आते हैं, मेजरली फ्रॉम द साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, चाइना। किस टाइम पे? विंटर के टाइम पे, जो आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर में कितने टोटल रामसर साइट्स है? बताओ। वो 5 है। एक तो कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम मेंशन करोगे अलॉन्ग विद द डेट, कब इनको डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉलिटी ऑफ इंडिया, तो किसके बारे में ये क्वेश्चन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, आपने सुना होगा न्यूज़ में, कैग ने घोटाला निकाला, तो इसी कैग के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। तो पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द आंसर। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, ये जो बॉडी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि इसकी रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है फ्रॉम द आर्टिकल 148 टू 151। तो डेट मीन्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो हेड होता है ऑलवेज प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, डेट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। द कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखो, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करता है कौन? कैग, ये भी सही है। द कैग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया, ये भी सही है। कैग इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो ये भी सही है। डेट मीन्स ये जो सभी स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग द कैग, दीज आर द करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जो आर्टिकल 148 है उसमें अपॉइंटमेंट, ओथ, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ कैग। देखो, कैग की जो बॉडी है, इसके जो मेंबर्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट किस तरह लिया जाएगा, ओथ के बारे में, कंडीशंस ऑफ द सर्विस, काम करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया उसको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन आर्टिकल में लिखे गए हैं। इसको कहा जाता है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, ये ऑडिट करता है कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है 6 ईयर्स, और एज जब तक पहुंचेगी 65। अब सपोज कोई बंदा है, इसको 62 के एज में इसको इलेक्ट किया गया था एज हेड ऑफ कैग, तो 65 के एज तक पहुंचने में जितना भी टाइम है तब तक ये हेड रह सकता है। 65 एज पहुंची तो इसको ये खुद टर्मिनेट यहाँ से हो जाएगा, इसको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज जो पार्ट है किसका? ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का। बेसिकली जो ट्रांस हिमालयाज है इसमें 3 रेंजेस है, 3 माउंटेन रेंजेस है इसमें। पहला है कोराकरम, फिर है लद्दाख, फिर है ज़ंस्कार। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब इसी ज़ंस्कार के रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट इज इट लाइज इन द लद्दाख, डेफिनेटली 100% श्योर है ये।
इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ लद्दाख रेंज। इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ ज़ंस्कर रेंज। देखो लद्दाख रेंज, नॉट ज़ंस्कर, ये लद्दाख है, इसके साउथ में कौन है, ज़ंस्कर। डैट मीन्स ये भी सही है, ठीक है। ज़ंस्कर रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन, तो यहाँ से ज़ंस्कर रिवर फ्लो होता है, तो ये भी सही है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स का पार्ट नहीं, ये ट्रोनस हिमालयाज का पार्ट है। अब ये जो लद्दाख है ज़ंस्कर, ये जो रेंज है, इसके बीच में एक रिवर फ्लो करता है, तो उस रिवर का नाम क्या है, रिवर इंडस, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु रिवर भी, सिंधु रिवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन सकता है। लोकेशन पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, जो आपको मैंने कहा है। रिवर कॉन्फ्लुएंस ज़ंस्कर जॉइन्स विद द इंडस एट नीमू नियर लेह, ये जो ज़ंस्कर रिवर है ये ज्वाइन होता है इंडस के साथ, कहाँ पे, नीमू जो प्लेस है लेह में। और इसके ऊपर ये जो माउंटेन पासेस है वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट, पता क्या है नेक्स्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, सही बात है, करेक्ट है, ठीक है। इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। द अशोका चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, ये जो ये इसमें 24 स्पोक्स है, ये भी सही है। द सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स करेज एंड सैक्रिफाइस, तो ये भी सही है। डैट मीन्स ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। अब इस हमारी फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था, डेट वाज द पिंगाली वेंकैया, ठीक है, याद रख लेना। डायमेंशन रेशियो की अगर हम बात करेंगे 2:3 है। चक्र हमने कहाँ से लाया है, ये सरनाथ जो अशोका चक्र है, तो वहाँ से हमने लिया है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द कश्तवाड़ नेशनल पार्क। देखो कश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक करती है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। इट इज़ लोकेटेड इन कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट है। इट इज़ नोन फॉर स्नो लेपर्ड एंड मस्क डियर, ये भी सही है। इट लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, डेफिनेटली। इट इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, नहीं, इंडिया की जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है डेट इज़ हेलीज नेशनल पार्क, हेलीज नेशनल पार्क, जिसको 1836 में आई थिंक बनाया गया था, ठीक है, ये डेट चेक कर लेना, ठीक है। और फिर इसको जिम कॉर्बेट के नाम से रिप्लेस किया गया है, जिम कॉर्बेट, जिसको हम इसी नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। 1896 है या 1936 होगा आई थिंक, इस चीज़ को आप देख लेना। डेट मीन्स 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और ये जो कश्तवाड़ नेशनल पार्क है, एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है, डेट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में हेलीज नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, 1936 है। कहाँ पे है, उत्तराखंड है में है। और अगर हम बात करेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, वहाँ पे कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है, हिमालयन स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर है, मस्क डियर है एंड हांगल है, तो ये चीज़ें हमें, लेकिन ये हांगल है ये पर्टिकुलरली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, बताओ, दाचिगांव नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एंड द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द साइमन कमीशन, जिस पे हमने अभी थोड़ी सी बात की थी। इट हैज़ नो इंडियन मेंबर, बेसिकली ये 7 मेंबर्स कमीशन था, 7 मेंबर कमीशन था। और इसमें जितने भी मेंबर्स थे दे वर ब्रिटिश या इंग्लैंड के थे, इंग्लिश के थे, ठीक है। तो ये इट हैड नो इंडियन मेंबर, ये स्टेटमेंट सही है। इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, सही है। 1927 में इसको बनाया गया था और इंडिया में ये पहुंच गया 1928 में, ये भी सही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज एट एस चेयरमैन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही इज़ इंडियन, तो यहाँ पे कोई मेंबर नहीं था। लेकिन इसका जो हेड था डेट वाज सर जॉन साइमन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट वाज बाइकॉटेड एंड मनी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, तो इंडियन की पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इसको क्या बाइकआउट किया था। तो डेट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब ये जो कमीशन है इसको हम सिचुएटरी कमीशन भी बोलते हैं, वाइट कमीशन भी बोलते हैं। और जब ये कमीशन यहाँ पे आया था तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए थे और फेमस स्लोगन जो थे साइमन
साइमन गो बैक के नारे लगे थे। क्यों नारे लगे थे? एक तो इसमें कोई इंडिया का मेंबर नहीं था, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए कमीशन यहाँ पे आया था, लेकिन इंडिया के लोगों को ये अब पता चली थी कि अगर चेंज लानी है तो ये हमें पूछना चाहिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है। तो इसीलिए इंडिया लोगों ने इसको क्या अपोज किया था। इसका जो चेयरमैन था सर जॉन साइमन और इसमें 7 ब्रिटिश MPs थे। प्रोटेस्ट मेट विद वाइड स्प्रेड साइमन गो बैक प्रोटेस्टर्स। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये JKSSB ने एक बार पूछा है, ठीक है, मुझे डेफिनेटली याद है ये क्वेश्चन JKSSB ने एक बार पूछा है। इसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय जी, उसको लाठी लगती है कहाँ पे, सर पे, और फिर उसकी डेथ होती है इसी के दौरान, फिर उसकी डेथ होती है 1928 में ही, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर इस साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया था उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में की गई है तो उनमें डिस्कस किया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द जो स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट है। देखो डिफरेंट सारे बहुत टॉपिक्स पे ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ज़रूर देखो इनको बिगिनिंग से एंड तक देखो। देखो PM सूर्यघर मुफ्त बिल योजना, इट प्रमोट्स रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, ये स्टेटमेंट सही है। सोलर के रिगार्डिंग में तो इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो ये इसका मेन मुफ्त बिल योजना ही नाम ही है इसका यही। इट इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये भी सही है। इट इज़ ओनली फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, ये गलत है, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, ये हाउस होल्ड्स के लिए है, ठीक है, राइट। तो डेट मीन्स करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 विल बी द करेक्ट। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत क्या, 0 बिल होगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी और 300 यूनिट्स फ्री आपको मिलेंगे एवरी मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। और टारगेट क्या है, फोकस ऑन द रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स नॉट कमर्शियल बिल्डिंग्स, क्योंकि ये लोगों के लिए बनाए गए, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज, तो हाउस होल्ड्स के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, राइट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट द बानिहार रेलवे टनल। देखो इट इज द पार्ट ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट कनेक्ट्स बानिहाल एंड काजीगुंड बाय रेल, ये भी सही है। इट इज लॉन्गर देन द ओल्ड पीर पंजाब रेलवे टनल, नहीं, ये उससे बड़ी नहीं है, ठीक है। फोर्थ, इट इम्प्रूव्स रेलवे कनेक्टिविटी टू कश्मीर वैली, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहले जो ये किस प्रोजेक्ट के अंडर है, USBRL प्रोजेक्ट, ठीक है। 80 टनल जो है वो 11.2 किलोमीटर है, पीर पंजाल टनल कनेक्ट बानिहाल एंड काजीगुंड, इसकी जो लेंथ है 11.2 किलोमीटर्स। लेकिन जो लॉन्गेस्ट टनल है T49 टनल, इसकी जो लेंथ है 12.75 किलोमीटर, इज करंटली द लॉन्गेस्ट एस्केप मेन रेलवे टनल ऑन USBRL रोड, ठीक है, राइट। जो ये रेलवे बानिहाल रेलवे टनल है ये छोटी है, तो ये वाली टनल हमारी क्या है, बड़ी टनल है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन हम आंसर देखेंगे। इट कवर्ड अंडर आर्टिकल 14 to 18। देखो जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें आर्टिकल 14 to 18 तक बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को क्या प्रोहिबिट करता है, ये कहता है कि हमें किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन इज सेम वेदर कास्ट क्रीड सेक्स, ठीक है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। आर्टिकल 18 जो है ये अबॉलिश कर रहा है टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक एंड डिस्टिंक्शंस, ये भी सही है, ठीक है। आर्टिकल 20 इज पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। जब बात कर रहे हैं 14 to 18 तो 20 कहाँ से पार्ट हो गया, इक्वालिटी। देखिए ये गलत है, बाकी जो 3 है ये क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो देखो आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है कि कानून के सामने सभी बंदे एक जैसे हैं, लेकिन हालांकि बाकी चीज़ें आपको पता है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, क्वेश्चन आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। सपोज करो कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 20 के अंडर। लेकिन राइट टू फ्रीडम, ये पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, ये पार्ट किस सेगमेंट का है? राइट टू फ्रीडम का ये हिस्सा है आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, देन नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम वो आर्टिकल 20 इसी का पार्ट है, जो हमें किस चीज़ के लिए बोलता है कि अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है तो उसके अपने कौन कौन से राइट्स है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट इज फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री, एम्परर जहांगीर। जहांगीर जिसका रियल नेम था डेट वाज सलीम, ही इज़ द सन ऑफ अकबर, जिसने कश्मीर में मगर रूल को इंट्रोड्यूस किया था जब उसने चक डायनास्टी को यहाँ पे ख़त्म किया था और उसने यूसुफ शाह चक को वहाँ पे बुलवाया था। ठीक है, ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड कश्मीर, वो बहुत बार कश्मीर में आया है। ही डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, ये भी सही है। शालीमार बाग इज एसोसिएटेड विद हिज रीन, तो ये भी सही है। ही फाउंडेड शाहमीर डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी को कहाँ इसने फाउंड किया था? ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। देखो, शालीमार बाग जिसको बिल्ड किया था जहांगीर ने 1619 में फॉर हिज वाइफ नूरजहां। ठीक है, उसकी एक फेमस कोट है, ये आप मुझे ये संस्कृत में उसने कहा था शायद। देन शाहमीर डायनास्टी जिसको किसने फाउंड किया था? शाहमीर सुल्तान शमसुद्दीन ने 1339 में। ठीक है, राइट, तो आंसर विल बी द 1, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द हरमुख माउंटेन, जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी के रिलेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर वैली, ये कश्मीर वैली, हरमुख माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है? कश्मीर वैली में। इम्पॉर्टेंट, करेक्ट है ये। इट इज़ विजिबल फ्रॉम गंगाबल लेक, गंगाबल लेक से ये अच्छे से नज़र में आता है, ये भी सही है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन कश्मीरी ट्रेडिशन, ये भी सही है। इट इज़ द हाइस्ट पीक, इंडिया हाइस्ट पीक, ये इंडिया का हाइस्ट पीक नहीं है, तो इंडिया का कश्मीर का जो हाइस्ट है डेट इज द नुनकुन पीक्स, नुनकुन पीक्स ये कश्मीर के हाइस्ट है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनके लोकेशन एंड एलिवेशन की अगर हम बात करेंगे, किस एल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इनके जो एलिवेशन है डेट इज द 5148 मीटर्स। सेक्रेड स्टेटस इनको मिली है नोन एज कैलाश ऑफ कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा इन ट्रेडिशन, ये याद रख लेना। हाइस्ट पीक इंडिया की जो है कंचनजंगा, जिसको हम K2 भी कहते हैं, जो POK में है 8586। हालांकि अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया POK को छोड़ के, फिर कौन सी है बताओ? डेट इज़ द कंचनजंगा, लेकिन POK में ये K2 गार्डविन ऑस्टिन है जिसकी 8611 मीटर की क्या है? हाइट है। यहाँ पे फिर से समझो, आई थिंक यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, जो इंडिया की हाइस्ट पीक है, इंडिया की जो हाइस्ट पीक है डेट इज कंचनजंगा, ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। और K2 अगर हम POK को ऑलमोस्ट हमारा ही पार्ट है, तो देन K2 जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी जो हाइट है 8611 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल का पार्ट है जिसको सागरमाथा वहाँ पे कहा जाता है, तो वो पार्ट आप छोड़ो। ठीक है, राइट। तो अगर इंडिया कंप्लीटली इंडिया, तो अगर डिस्प्यूटेड फिर होगा गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, तो अगर कंप्लीट इंडिया देन कंचनजंगा, तो वो। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर नॉन जस्टिसेबल। देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है कि कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर पाएगा, इवन कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बंदे के ऊपर कि इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, दे आर कंटेन इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A, यही है ना? 51A है ना? ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। दे वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर USSR, USSR से हमने ये बेसिकली थे। ठीक है, ओरिजिनल देयर वर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले 10 ही थी, तो 11th वन हमने न्यूली ऐड की थी 86 अमेंडमेंट करके 2002 में, एंड डेट वाज द
राइट टू एजुकेशन। तो की टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, उनको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1976 में। और किन की रिकमेंडेशन थी? सावरन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ओरिजिनली ये 10 में नंबर में थे, लेकिन अंडर आर्टिकल 51A, लेकिन 11th वन जो है उसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट करके 2002 में। ड्यूटी रिगार्डिंग द एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, राइट आंसर विल बी द 1, 2 and 3। राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द, किसके बारे में है? उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। इट इज़ बिल्ट ऑन जहलिम। बताओ कहाँ पे है ये बिल्ट है? ये जहलिम रिवर पे बिल्ट है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन, ये भी सही है। इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है तो यही है। इट इज़ बिल्ट ऑन रावी, जब जहलिम पे है तो रावी पे कहाँ होगा? ये इनकरेक्ट है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। पहले आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है? जहलिम पे। इसका जो कैपेसिटी है 480 मेगावाट्स एंड यूरी 2 इसका जो सेकंड फेज है 240 मेगावाट्स। ऑपरेट इसको कौन करता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम द सपोर्ट्स खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स। इट एम्स टू प्रमोट सपोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल। देखो इस स्कीम का बेनिफिट क्या है कि ये जो प्रोग्राम है इसको इसलिए बनाया गया है कि सो डैट कि जो सपोर्ट्स है इसको हम प्रमोट करेंगे ग्रास रूट लेवल से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली। इट सपोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली, क्योंकि ये खोज कर रहा है कि किन बंदों में टैलेंट है तो वो इसमें आ सकते हैं। इट इज़ मीन्ड ओनली फॉर द इंटरनेशनल एथलेटिक्स, नहीं इंटरनेशनल नहीं, ये डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब कौन सी मिनिस्ट्री इसको, किस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। और इसको इंट्रोड्यूस किया था 2017-18 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स मल्टीपल टाइम्स में गुलमर्ग में किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। फाइनेंशियल सपोर्ट सिलेक्टेड यंग टैलेंट्स रिसीव 5 लाख पर ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 8 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द पीर पंजाल रेलवे टनल। आई थिंक अभी हमने ये डिस्कस किया है, तो फिर भी एक बार देखते हैं इसको। इट कनेक्ट्स बानीहाल एंड काजीगुंड, सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ USBRL प्रोजेक्ट, सही है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल्स इन इंडिया, ये भी सही है। इट पासिस बिन इन द पीर पंजाल रेंज, तो ये भी सही है। डेट मीन्स 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टनल की लेंथ की बात करेंगे 11.215 किलोमीटर लॉन्ग। कनेक्टिविटी कट्स थ्रू द पीर पंजाल रेंज, कनेक्ट्स बानीहाल जम्मू टू काजीगुंड कश्मीर। टाइम रिडक्शन 17 किलोमीटर रेल डिस्टेंस बाई ओवर ऑफ ट्रैवल टाइम। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो थी, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। देखो, इट रिप्लेस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। देखो जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी थी डेट वाज इंट्रोड्यूस इन 1986, और इसको फिर इसने रिप्लेस किया। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट रिकमेंड्स F5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। देखो इसमें टोटल 15 ईयर्स की स्कूलिंग होती है, जिनको डिवाइड किया गया है फर्स्ट 5 ईयर्स, देन 3 ईयर्स, देन 3 ईयर्स। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट प्रमोट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC, तो ये भी सही है। देखो ये जो कमेटी है इसको ड्राफ्ट किसने बनाया था? डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इसने इस कमेटी का ड्राफ्ट बनाया था। और इसमें जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, देखो जो पहले 5 ईयर्स होंगे वो फाउंडेशनल के होंगे, जो 3 ईयर्स होंगे वो प्रेपरेशनरी के होंगे, और इसमें मेजरली स्किल्स पे फोकस दिया जाएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स पे। फिर मिडिल स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, ठीक है, प्लस और इसने रिप्लेस किया है 10+2 के मॉडल को। ठीक है, और इसका जो टारगेट है एम टू 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन बाई 2035। हमें क्या 50% मैक्सिमम और इसको लेके चलना है। तो आज की क्लास पे को हम यहीं पे क्या वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।